जय हिंद। नमस्कार, मैं असीम दत्ता। स्वागत है आप सभी दर्शकों को ग्लोब टीवी झारखंड का स्वतंत्रता और नेताजी कार्यक्रम में। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। देश भर में आज उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं शहर के नेताजी प्रेमी, नेताजी भक्त श्री परेश कुमार नंदी। पिछले एपिसोड में नंदीदा हमें बताए थे आज के दिन 23 जनवरी को नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वो कुछ खास जानकारी देंगे नेताजी के बारे में हमें। तो आइए चलते हैं नंदीदा के पास। नमस्कार नंदीदा, स्वागत है आपको ग्लोब टीवी झारखंड का स्वतंत्रता और नेताजी कार्यक्रम में। धन्यवाद। नंदीदा, पिछले एपिसोड में आप बताए थे नेताजी के बारे में हमारे दर्शक को कुछ खास जानकारी देंगे उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर श्रद्धांजलि के रूप में। जी, सबसे पहले मैं आज 23 जनवरी आज ही के दिन 1897 में कटक शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। हमारे देश में एक अवतार के रूप में हुआ है। उनके माता के नाम श्रीमती प्रभावती देवी, पिता श्री जानकीनाथ बोस जो पेशे से वकील थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कटक में ही, कटक के कोर्ट में ही वो अपना कामकाज करते थे। और उन्हें कई खिताब मिल चुका था सरकार की तरफ से। उन्हें राय बहादुर के नाम से भी सम्मानित किया गया था। उनके 6 पुत्री और 8 पुत्र था, जिनमें से 4 पुत्री और 2 पुत्र का पहले ही स्वर्गवास हो गया था। बड़े बेटे के नाम सतीश चंद्र, शरद चंद्र, सुधीर चंद्र, सुरेश चंद्र, सुनील चंद्र और सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि असीम बाबू आपने कहा कि आज के दिन उनके लिए मैं कुछ खास बातें बताऊंगा। हाँ। स्पेशल एपिसोड है और उनके बारे में जो खास बातें, तो उनका जो भी चीज़ अपने जीवन में जो कुछ भी उनका हुआ है वो सभी तो खास है। उनका जीवन ही खास है, हमारे जीवन ही खास है और जीवन के जो भी कार्यक्रम है वो सब कुछ खास है। तो बहुत बड़ा फैमिली था उनका। हाँ, भाई बहन बहुत हाँ, काफ़ी बड़ा फैमिली था। और श्री जानकीनाथ बोस चाहते थे उनके सभी संतान शिक्षित हो, उच्च शिक्षा से शिक्षित हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक शिक्षा एक प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में होता है, जहां अंग्रेजी पढ़ाया जाता है और बाइबल भी। 1902 से 1908 तक नेताजी उसी स्कूल में पढ़े। उसके बाद रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया क्लास 7 में। पहले जो स्कूल था वहाँ सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ाई होता था। हमारे श्री जानकीनाथ बोस चाहते थे कि उनके सभी संतान अंग्रेजी के साथ साथ बांग्ला, संस्कृत, ये सब में भी, ये सब को भी पढ़ें। ये जो स्कूल में आया, ये बंगाली मीडियम था। यहाँ इंग्लिश, बंगाली, संस्कृति तीनों भाषा में पढ़ाई होता था। और इस स्कूल का जो हेडमास्टर था उनका नाम था श्री बेनी माधव,
दास। बेनी माधव बाबू का शुरू से ही नेताजी सुभाष बोस के प्रति एक अलग से स्नेह था, उनके प्रिय छात्र में से एक था। शुरुआत में नेताजी सुभाष बोस कोट पैंट में ही आए, लेकिन कुछ दिन बाद वो कोट पैंट छोड़ के अपने पिताजी से कहा कि मुझे भी धोती और कुर्ता मंगा दो, क्योंकि वहाँ सारे बच्चे, शिक्षक सभी धोती कुर्ता में ही आते हैं। तो उन्होंने धोती कुर्ता पहन के आना शुरू किया और उस दिन से बेनी माधव बाबू उनको और स्नेह करने लगे। तो अंग्रेजी स्कूल से यहाँ आने के बाद नेताजी पढ़ने में तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, काफ़ी तेज थे ही, तो बंगला और संस्कृत दोनों में वो अपना पकड़ मजबूत किए, काफ़ी मेहनत किए, कड़ी मेहनत के बाद दोनों में ही अपना पकड़ मजबूत किए। क्लास में हर साल चारू गंगोपाध्याय बोल के एक लड़का था जो फर्स्ट हुआ करता था। अब की बार जब एनुअल एग्ज़ाम हुआ तो वो चारू गंगोपाध्याय सेकंड हुआ और फर्स्ट हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। केक एंड बेक बेकरी परसोडी बाजार स्थित एक ऐसा बेकरी जहां आपको मिलेगा ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बेकरी आइटम और उचित मूल्य में। क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरंत संपर्क करें केक एंड बेक बेकरी। हमारा पता है ऑपोजिट ग्रामीण बैंक, नियर नेताजी पब्लिक स्कूल, मेन बाजार, परसोडी। हमारा फोन नंबर है 8603920394, 7909002431, 9234435604। 1911 11 अगस्त के बारे में आप सब जानते ही हैं। ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद खुदीराम बोस के प्रणायन दिवस या के रूप में ही मनाया जाता है। तो 3 साल पहले खुदीराम बोस शहीद हुए थे, उन्हें फांसी दिया गया था अंग्रेज़ों के तरफ से। और नेताजी के ऊपर इस चीज़ का काफ़ी प्रभाव था। खुदीराम अपने स्टडी रूम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुदीराम के एक फ़ोटो भी रखे थे, वो डेली उन्हें प्रणाम किया करते थे। और ये जो इतने कम उम्र में पहला जो शहीद हुए हमारे देश में, उनके प्रति उनका पूरा श्रद्धा था और उनका प्रभाव, काफ़ी प्रभाव उनके जीवन पर आया था। उस छोटे से बालक के ऊपर ही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक ही थे उस समय। तो उन्होंने उस समय उस पीरियड से ही बंगाल में शहीद दिवस के रूप में खुदीराम बोस का जो स्मरणीय जो सरहद दिवस था, वो स्मरणीय शहीद दिवस के रूप में ही मनाया जाता था। तो नेताजी सुभाष बोस अपने सहपाठियों से बोले कि हमें भी मनाना है अपने स्कूल में शहीद दिवस, कैसे मनाए जाएंगे? नेताजी बोले कि हम सब उपवास करके ये दिन को मनाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, सब राजी हो गया। तो उस दिन सभी छात्र जितने भी थे सब उपवास किए और पढ़ाई भी चालू रखें। पढ़ाई के अंत में जब क्लास ख़त्म हुआ तो उस दिन मेस में चूल्हा चाकी ही बंद था, पूरा खाना ही नहीं बना। और जब क्लास ख़त्म हुआ तो जो कॉमन हॉल है उसमें सुभाष चंद्र बोस अपने सहपाठियों को खुदीराम के विषय में थोड़ा बहुत बोलना शुरू किए। खुदीराम बोस कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे, ये सारे घटना वृत्तांत में उन्होंने बोलना शुरू किया। खुदीराम बोस बहुत कम उम्र में ही, वो साहसी थे, निडर थे, बहुत कम उम्र में ही क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गया। और वहाँ उस समय काफ़ी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे,
जिस दल में वो शामिल हुए थे। लेकिन बड़े रहते हुए भी खुदीराम बोस अपना व्यक्तित्व के चलते, अपना निडरता के चलते, साहसी के चलते उस जगह में वो अपना एक अलग पहचान बनाया। और किंग्स फोर्ट जो मैजिस्ट्रेट थे, किंग्स फोर्ट, तो वो काफ़ी अत्याचारी थे, लोगों पर, भारतीयों के ऊपर काफ़ी अत्याचार करते थे, थोड़ा क्रूरता था उसके अंदर, मैजिस्ट्रेट थे। तो ये सब चीज़ लेकर लोगों को उनके प्रति काफ़ी आक्रोश था। तो ये सब चीज़ दिन पर दिन बढ़ते गया। तो एक क्रांतिकारियों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि अब उनको सबक सिखाना पड़ेगा और उनके साथ साथ अंग्रेजों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। अब समय आ गया। तो खुदीराम बोस बोलते हैं कि यह काम हम करेंगे, ये शुभ काम। कम उम्र था, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, जो निडरता, जो साहसियत था, बड़े बड़े को मात देते थे। पहले तो शुरुआत में सब मना किया, लेकिन जब वो एकदम डिटरमाइंड हो गए कि नहीं हम ही को करना है, तो सब राजी हुआ। वीरेन घोष थे उस समय, वहाँ के लीडर थे, नेता थे वो क्रांतिकारी दल का। उन्होंने उन पर दायित्व दिया। और तब तक क्या हुआ, एक किंग्स फोर्ट मैजिस्ट्रेट का बदली हो गया, मुजफ्फरपुर आ गया। तो खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी को साथ में लेकर के मुजफ्फरपुर आ जाते हैं और वहाँ घात लगा के बैठे रहते हैं। 2-4 दिन रेकी भी करते हैं, कैसे कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है मैजिस्ट्रेट। और एक दिन सही समय में घात लगा के उन पर अटैक किया, बम थ्रो किया और बम विस्फोट भी किया। वो लोग दोनों वहाँ से भाग गए। लेकिन बाद में उनको पता चला, कुछ ही देर में पता चला कि वो जो बम से विस्फोट से जो मारे गए, वो एक अंग्रेज कैनेडी के स्त्री और पुत्री था। उसमें मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड नहीं था। बहुत खराब लगा उन लोगों के, उनके गलतफहमी में एक मासूम 2 व्यक्ति चले गए, निर्दोष 2 व्यक्ति चले गए। लेकिन अब जो होना था तो हो गया, अब तो कुछ किया नहीं। उन लोग भागते फिरा, वहाँ से भाग गया, लेकिन भागते भागते आखिर में पकड़ा गया। तो प्रफुल्ल चाकी पकड़ा जाने के बाद अपना पिस्तौल से अपने आप को शूट कर लेता है, वो शहीद हो जाते हैं। और खुदीराम बोस पकड़ा जाते हैं। खुदीराम बोस कुछ देर में पकड़ा जाते हैं दूसरे जगह से, और पकड़ा जाने के बाद उनका कोर्ट में उनका पेशी होता है, उनका सज़ा होता है। सज़ा में मृत्यु दंड होता है। और जो अंग्रेज जज जब उनको सज़ा सुनाता है कि तुम्हें इस सज़ा के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है, जब अंग्रेजी में बोलता है, तो खुदीराम कटघरा में खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। तो अंग्रेज जो जज था वो सोचा कि शायद कम उम्र के ही लड़का था, बालक, समझा नहीं होगा। दोबारा रिपीट किया कि तुम्हें मौत का सज़ा दिया जा रहा है, अंग्रेजी में ही बोलता है। तो बोलता हाँ मुझे मालूम है। तो जज सब भी अजब आश्चर्य हो जाते हैं कि इतना छोटा लड़का मौत की सज़ा सुनकर भी हंस रहा है। तो बोलता तुम कुछ कहना चाहते हो? बोलता हाँ कहना तो चाहता हूँ हुजूर कि ये जो 2 निर्दोष व्यक्ति मारे गए उनके लिए मुझे काफ़ी अफसोस है, और अब की बार अगर मौका मिला तो अब की बार ये निशाना चूकेगा नहीं और ये गलती नहीं होगा, मैजिस्ट्रेट जरूर मारा जाएगा। जज तो गुस्सा किया, गुस्सा करके खैर उसका तो जो मृत्युदंड दे ही चुका था। इसी तरह 11 अगस्त में खुदीराम बोस का 18 साल के उम्र में, इतने कम उम्र में पहला शहीद हुए हमारे देश में। नेताजी का देशभक्ति जागृत होने के पीछे खुदीराम बोस का प्रभाव बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने कहा कि वो खुदीराम बोस का लेकर वो बहुत सोचते थे, उनके बारे में लेके। अब क्या हुआ, तो मैं बेनी माधव
बाबू का स्कूल था, वो हेडमास्टर थे। उस अग्नि युग में एक और नया चिराग तैयार हो रहा है। बेनी माधव बाबू का स्कूल के प्रांगण में ये चीज़ बेनी माधव बाबू खूब अच्छी तरह से समझ गए, और इसका जो प्रक्रिया है 2-4 दिन बाद ही मिल गया। ऊपर तक खबर चला गया था कि इन लोग उपवास था, स्कूल में शहीद दिवस मनाया था। एक इंस्पेक्टर आ गया, आके सवाल जवाब किया बेनी माधव बाबू से, और नाखुश होकर वो अंग्रेज इंस्पेक्टर चला गया। उसके 2-4 दिन बाद ही बेनी माधव बाबू का एक लेटर आता है उनके पास, उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर। कटक उड़ीसा से सीधे बंगाल कृष्णनगर में। नेताजी सुभाष बोस को जब ये पता चला तो काफ़ी गुस्सा हुए। ये ट्रांसफ़र ऑर्डर हम नहीं मानते हैं बोल के कई लड़का को लेके उनके ऑफिस रूम में चले गए, बेनी माधव बाबू का ऑफिस रूम में, हेडमास्टर रूम में। तो बेनी माधव बाबू उनको समझाया, देखो ये हमारा जो जॉब है ये ट्रांसफरेबल जॉब है, आज नहीं तो कल मुझे ट्रांसफ़र होना ही है, और ऐसे भी ट्रांसफ़र ऑर्डर में कोई विशेष बात का कुछ उल्लेख नहीं है, तो तुम किस चीज़ को लेकर के परेशान हो। तुम ये सब चीज़ छोड़ दो, तुम लोग इस सब चीज़ को लेकर आगे मत बढ़ो, यहीं ख़त्म करो और शांत हो जाओ। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 देखते देखते विदाई का दिन आ गया। बेनी माधव बाबू का विदाई के दिन में नेताजी सुभाष बोस रो पड़े, और बेनी माधव बाबू उनको सीने में लगाकर प्यार किए, आशीर्वाद दिए, और उनका गुरु था, और एक गुरु मंत्र उन्होंने दे के गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने कहा, देखो सुभाष, तुम्हारे मन में ये जो देश प्रेम का भावना है, देश को स्वतंत्र करने के लिए ये जो ज्वाला जो तुम्हारे अंदर जो भड़क रहा है, ये मैं देख रहा हूं, इसे कभी ठंडा मत होने देना। और ये जो तुम्हारा रास्ता है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, ये तुम्हारा कांटों से ही भरा होगा, और उसे तुमको फूल की तरह गले लगाना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम खुश रहो, दीर्घजीवी हो, ये मेरा आशीर्वाद रहा, बोल के बेनी माधव बाबू चले गए। उसके बाद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन में एक बदलाव सा आया, काफ़ी बदलाव आया। उन्होंने अपने देश का, देश के विदेश का कई महापुरुषों का जीवनी किताबें उन्होंने पढ़ना शुरू किया, कई किताबें उन्होंने पढ़ डाला। स्वामी विवेकानंद का भी किताब उन्होंने पढ़ा। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने घंटों पढ़ते रहे। स्वामी विवेकानंद के फोटो के सामने सर झुकाकर वो न जाने कितनी देर खड़े रहते हैं, उनको खुद को भी पता नहीं चलता होगा। इसी तरह धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद का वाणी, उनके आदर्श उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव डाला। और मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने सेकंड हुआ। उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद पढ़ाई अपना जारी रखा।
उनको उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता में भेजा गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज में, कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका दाखिला वहाँ किया गया, दर्शनार्थ ऑनर्स लेकर। एक छोटे से शहर में वो थे, कटक शहर में। अब वहाँ से बड़े शहर कोलकाता महानगरी में पहुँच गए। उनका एक दोस्त वहाँ पर, नया दोस्त मिला जिनका नाम दिलीप रॉय। ये जितने भी नामें हम ले रहे हैं नाम, ये आगे भी इनका बहुत सारा योगदान है इस कड़ी में, इस कहानी में, स्वाधीनता आंदोलन के कहानी में, नेताजी के जीवनी में। इस सब नाम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो दिलीप रॉय जो डी.एन. रॉय का लड़का था, डी.एन. रॉय उस समय बहुत प्रसिद्ध नाट्यकार थे। नाटक जो होता है बहुत प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध नाट्यकार थे। उनका लड़का था दिलीप रॉय, और दिलीप रॉय भी काफ़ी अच्छा गाना गाया करते थे। तो नेताजी के साथ बहुत अच्छा दोस्ती हुआ। नेताजी उनके साथ काफ़ी बातें किया करते थे, स्वाधीनता के बारे में, अंग्रेजों को अत्याचार के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो कॉलेज में नेताजी धीरे धीरे, उनका जो व्यक्तित्व था एक लीडर सा व्यक्तित्व था। आस्ते आस्ते वो कॉलेज का लीडर के रूप में सामने आना शुरू हुआ उनका। और उन्होंने सबको लेकर के कॉमन हॉल में बैठ के डिबेट क्लास चलता था। डिबेट क्लास में कई तरह के डिबेट होता था, देश को लेकर, अपने पढ़ाई के कोर्स को लेकर, काफ़ी बहुत कुछ डिबेट हुआ करता था। तो दिलीप रॉय उस डिबेट में नहीं आते थे। तो एक दिन सुभाष ने कहा कि दिलीप तुम हमारे डिबेट क्लास में क्यों नहीं आते हो? तो दिलीप बोला कि देखो ये डिबेट क्लास, मुझे डिबेट क्लास पसंद नहीं होता है, ये डिबेट इसीलिए हम नहीं जाते हैं, तुम लोग करो, अच्छा है। तो नेताजी के मन के अंदर जो चीज़ था दिलीप उनको अच्छी तरह समझता था। नेताजी बोलते भी थे उनसे कि ये डिबेट क्लास से ही हम लोगों को एक दूसरे को पहचान मिलेगा, एक हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे और इसी तरह हम लोग देश को एक दिन स्वाधीन करने का हमें रास्ता मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे चीज़ उनको समझाता था दिलीप। दिलीप बहुत गौर से सुनते थे उनका बातचीत। एक दिन दिलीप उनको बोला कि देखो इस सब जो सब चीज़ तुम कुछ बोल रहे हो ये सब ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। कैसा तैयार? ना तुमको योगाभ्यास करना पड़ेगा। योग अभ्यास से तुम्हें अपने आप को, योग साधना से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इसके लेके, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर आगे जाना है और तुमको दूर तक अगर चलना तो योग साधना तुम्हें करना पड़ेगा। जो साधु सन्यासी जो भी थे उस समय, अभी भी ये लोग योग साधना से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारा चीज़ में इन लोग जयलाभ करते हैं, सुख दुख, कुप्रवृत्ति, धन संपद, मोह माया, इस सब के ऊपर योग साधना के द्वारा सन्यासी लोग, साधु सन्यासी लोग जयलाभ करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन में फिर एक बार बदलाव आया। उन्होंने कड़ी योग साधना चालू किया, हर दिन योगाभ्यास साधना करना चालू किए और इसी तरह उनके दिन आगे बढ़ते गया। एक दिन अचानक सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कृष्णनगर गए। कृष्णनगर में उनका एक दोस्त रहा करता था, हेमंत सरकार। ये हेमंत सरकार कौन, कैसे दोस्ती हुआ न? जब कटक में रहते थे तो बेनी माधव बाबू का एक हेमंत सरकार भी
छात्र था, वो कटक में आए थे। तो जब कटक में आए थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर पर ही ठहरे थे और उसी समय से इनके बीच में एक दोस्ती हुआ। तो अचानक अपने घर पे सुभाष बोस को देखकर वो अचानक देख करके वो तो आश्चर्य होते हैं, बोलते तुम इतने दूर से अचानक आ गया, क्या बात है, सब खैरियत तो है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते है कुछ बात है, बहुत एक तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा एक बात हम शेयर करने वाले हैं, कुछ डिस्कस है। तो इधर उधर का काफ़ी बातचीत होता है, चाय नाश्ता होता है, काफ़ी बातचीत होता है इधर उधर का, अपने छात्र जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, देश के बारे में काफ़ी गपशप करते हैं दोनों दोस्त मिलकर। तो दिलीप बोलते हेमंत सरकार बोलते हैं कि वो तुम क्या बात बताने वाला था, वो तुम बताया नहीं, बताओ क्या बात है? SGIHM Institute of Hotel Management, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रैक कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, 3rd फ्लोर, DH स्टेट सेंटर, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। नेताजी सुभाष बोस हेमंत सरकार के सामने जो बात रखा, हेमंत आश्चर्य हो गया सुन के कि क्या कह रहा है सुभाष, ये कैसा बदलाव है? वो क्या बात था आखिर में जो हेमंत सरकार आश्चर्य हो गए? समय पर पाबंदी है यहां, इसलिए वो क्या बात था, ये सारे सवाल, आपके सारे सवालों का जवाब लेकर मैं अगला एपिसोड में आपके साथ आऊँगा। आज यहीं पर समाप्त करना होगा। और एक बात हम कह रहे हैं, आज ये जो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जन्म दिवस है, हमारे सरकार की तरफ से आज के इस दिन को पराक्रम दिवस के नाम से घोषित किए हैं। काफ़ी दिन लग गया आज के दिन को एक नाम से परिचय देने का। सही बात नंदिता, आपने ठीक कहा, काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी दिन लग गया, लेकिन फिर भी आज पराक्रम दिवस है। हम ग्लोब टीवी चैनल झारखंड के तरफ से सारे देशवासियों को पराक्रम दिवस का बधाई देता हूं और हमारे सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आज के दिन पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किए। महापराक्रमी व्यक्ति का था ही जन्मदिन को पराक्रम दिवस के हिसाब से स्वीकृत दिया। बंगाल में कई साल पहले से ही बंगाल में आज के दिन हॉलीडे रहता है, 23 जनवरी को छुट्टी रहता है, लेकिन हमारे सरकार हॉलीडे का घोषणा नहीं किया, पराक्रम दिवस के रूप में ही घोषणा किया। मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस
कर्मवीर थे, कर्मयोगी थे। बिल्कुल सही बात। तो आज के दिन में हम काम करेंगे। कर्मयोगी का दिन में छुट्टी का घोषणा करना तो ठीक खैर जो है। भी हो, मैं उनको जो छुट्टी के लिए सोचते हैं, मैं उनको भी सम्मान करता हूँ, मैं ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक कर्मवीर कर्मयोगी के जन्म दिवस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस है, पराक्रम दिवस है। इसमें हम काम भी करते रहेंगे और इस दिवस का पालन भी करते रहेंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा से रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार नंदिदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतने अच्छी तरह से नेताजी के बारे में बचपन से लेके स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, उनका सारे परिवार के बारे में बताया हमारे दर्शक को। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।